नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज के लेक्चर में बात करेंगे आपका जो बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है 2024 का, उसके सॉल्यूशन की। इससे पहले मैंने इसका जो ब्लूप्रिंट है वो मैंने कल समझा दिया, तो ब्लूप्रिंट का मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया। आप उसको आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। तो आज क्या करेंगे अपन, फिजिक्स का बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का जो 2024 का जो सैम्पल पेपर, जो मॉडल पेपर, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न पत्र की योजना वगैरह जो भी है ना, इनके जो मार्क्स है, सेक्शन में क्या आएगा, इनके नंबर वगैरह, और ये जो ब्लू प्रिंट है वो अपन ने कल देख लिया था। ठीक है, तो आ जाइए आज क्वेश्चंस की। इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ ही लोगे, वो तो आप इतने समझदार हो ही। और आगे चलिए। तो आपका जो पेपर है 4 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन ए, बी, सी और डी के अंदर। तो अपन पहले सेक्शन ए के अंदर है आपके। सेक्शन ए के अंदर कितने 16 ऑब्जेक्टिव है और 10 फिल इन द ब्लैंक्स है और 8 क्वेश्चन आपके वन लाइन वाले। तो चलो शुरू करते हैं, लिखते हैं ना, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या देखो, फर्स्ट आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट टू 16 एंड राइट इन गिवन आंसर बुक। अब आंसर तो आंसर बुक में लिखोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी में, अपन इंग्लिश में कर लेते हैं। देख क्या बोल, यहाँ क्या बोला, देखो क्या द के यूज इन द कूलॉम फोर्स एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 R square between 2 point charges Q1 and Q2 placed in vacuum expressed in the SI system as। यानी जो K की वैल्यू आपको बतानी है। तो K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आपको सीधा डेटा आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे हिंदी में बोलना है क्या, आपको इस के का मात्रक बताना था बस, और डेटा तो क्या हो गया, मान 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध, यानी द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो बच्चों ये होता है आपका ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर और आर के बता रहे डायरेक्शन को। अपन पढ़ा डीवी इज इक्वल टू, डीवी क्या पढ़ते हैं अपन, डीवी इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो वहीं से क्या आएगा, ये आपका ऑप्शन, इसका भी बी, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे क्या है, गतिशीलता का ऐसा ही पद्धति में मात्रक है। ठीक है, यानी मात्रक पूछ रहा है गतिशीलता का। यूनिट ऑफ मोबिलिटी इन एसआई सिस्टम इज। तो बच्चों ये होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। कैसे आता है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फॉर्मूला होता है वीडी इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, म्यू इंटू कैपिटल ई होता है। ठीक है, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू होती है मोबिलिटी एंड वीडी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से म्यू क्या आएगा, वीडी बाई ई आएगा। तो यहां से वीडी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर पर सेकंड रहेगी। और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, या क्या होती है वोल्ट पर मीटर होती है। तो इसको आप जब सोल्व करते बनेगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड, या न्यूटन पर कूलम कोई ऑप्शन है नहीं, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड इसका यूनिट रहेगा किसका, मोबिलिटी का। तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन बी ही सही रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ही सही रहेगा। क्या सही रहेगा इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या बात क्लियर है। तो आपके 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्थ, यहाँ पे ये पूछ रहा है विद्युत धारा आई अपवन वेग वीडी में संबंध है। द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड इलेक्ट्रिक करंट ई आई, इलेक्ट्रिक करंट आई। तो बच्चों होता है आई इज इक्वल टू, ये एन ई ए, इसको नावेद ऐसे आप याद रख सकते हो। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए एक तरह से नावेद, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। तो ये होगा इसका ऑप्शन बी इसका, यानी क्या रहेगा, ये आपको सीधा एक फॉर्मूला पूछा है, यानी ऑप्शन डी इसका भी द ऑप्शन सही रहेगा। क्या बात क्लियर है। तो 4 ऑब्जेक्टिव आपके हो गए, रिलेशन सीधा फॉर्मूला ही पूछा हुआ है चैप्टर नंबर 3 से। आगे आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का 5th, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव के अंदर न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है। क्या देखिए, पढ़ लेते एक बार, हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले, इंग्लिश में पढ़ लेंगे। क्या बोला हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या व 100 फेरों वाली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबक के क्षेत्र का परिमाण, सेंटर पे केंद्र पे आपको चुंबक के क्षेत्र का परिमाण बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, सीधे आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन ए कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस एंड 100 टर्न्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी। यानी क्या बताना आपको, एक आपके पास कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, उसका क्या गिवन है आपको, रेडियस गिवन है। क्या गिवन है,
आपको इस सर्कुलर कोयल का रेडियस आर की वैल्यू गिवन है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई की वैल्यू गिवन है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है। तो क्या क्या दे रखा है, करंट आई कितना दिया आपको 1 एम्पियर दे रखा है और क्या देखिए रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे 10/100 मीटर हो जाएगा। ये क्या बात क्लियर है, कितना हो जाएगा आर आपका हो जाएगा 10/100 मीटर, 10/100 मीटर डेटा है ना। और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन दे रखा है, कितना दे रखा है 100 टर्न्स है। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या होता है 2r होता है। सारी वैल्यूज पुट करो, म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा। साथ में एन 100 आप लिखोगे, आई कितना करोगे 1 लिखोगे, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, अपॉन नीचे 2r करोगे, 2r कितना है 10/100, 10/100। अब देखिए होगा क्या 10/100, 10/100 जब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, ये 100 ऊपर जाएगा, ये 100 ऊपर आएगा तो 100 क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। 10⁻⁴ प्लस में यानी आगे चल के बन जाएगा, देखो यहां से 2 पाई आएगा तो 2 पाई, तो 2 पाई बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ लिखने में ये दिक्कत आपको हो सकती है। देखो ये 10⁻⁴ बनेगा -7, या यूं समझिए एक जीरो आप कैंसिल कर दो, ये जीरो काट दी, ऊपर 10⁻³ और प्लस में -7, तो ये 10⁻⁻4 रहेगा। तो आंसर 10⁻⁴ में आएगा। अब जो 2 पाई होता है ना, 2 पाई की वैल्यू आप याद करो 6.28 आएगी। क्या होती है 2 पाई 6.28 होता है, 3 पाई 9.42 होता है, ये काम में आता है कई बार 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 अपने को, और 4 पाई होता है आपका 12.56 होता है। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। इसका भी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना समझा दिया मैंने, फॉर्मूला लिखने में अच्छी तरह से वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला म्यू नॉट, देखो सीधी भाषा में फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको जो दिया है ना, अगर आपने इस आर की को सेंटीमीटर में चेंज नहीं करोगे, सॉरी मीटर में चेंज नहीं करोगे, तो दिक्कत क्या हो सकती है, आपको ऑप्शन ए मिल सकता है। तो ये देखो वाला पहला ऑप्शन है भी, तो ध्यान से यूनिट का भी ध्यान रखना है, कन्वर्जन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा मैंने टाइम लिया यहाँ पे, लेकिन सारी बातें क्लियर कर दी। अगर आप सीधा कई बार गलती से आर को अपन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रख के सोल्व करोगे तो आपको आंसर ये फर्स्ट मिल जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो यूनिट का भी ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला रहेगा। क्या बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन था ये। आगे चलती है, आगे पावर फैक्टर शुद्ध क्या बोल रहा है, शक्ति गुणांक पूछ रहा है। तो द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो पहले पता होना चाहिए आपको कि पावर फैक्टर शक्ति गुणांक होता क्या है। तो पावर फैक्टर बच्चों होता है पीएफ, पावर फैक्टर होता है cos फाई। क्या होता है cos फाई होता है। वेयर फाई क्या होता है, फाई होता है मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, सेम फेज में होते हैं। यानी इन फेज सेम फेज में तो उनके बीच फेज डिफरेंस क्या रहेगा 0 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे आप cos 0 करोगे और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसका आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर बी आ रहा है, तुक्का भी लगाया तो कोई, तो तुक्का लगाने की बात ही नहीं, छोटे क्वेश्चन सब। यहीं पे सवाल क्या बन सकता है कि जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है और प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, उनका 0 होता है। क्या होता है उनका 0 होता है, क्योंकि वहां पे चाहे प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो चाहे प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, दोनों के अंदर वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री का। और आगे जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। ठीक है, कितना π/2 का। तो वहां का पावर फैक्टर कितना होता है, दोनों का 1 1 होता है। और इसका आंसर क्या रहेगा, सॉरी वहां का प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव का cos 90 0 रहेगा और प्योर रेजिस्टिव का कितना रहेगा 1 रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ का शक्ति गुणांक प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा 1 रहेगा। क्या बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 7, जो आपका चैप्टर नंबर 8 से ऑब्जेक्टिव क्या बोल रखा है। देखो बच्चों ये होता है, आप ऐसा दिखा दो
चाहे ये दिखा दो, ये आप डिनोट करता है क्लोज इंटीग्रल को, बंद समाकलन को, ठीक है, मतलब इंटीग्रल और साइकिल। तो ये किसको डिनोट करता है कि, तो ये डिनोट किसको करता है, नीचे पढ़ लेते हैं, मैं किसको दर्शा रहा तो आपको बताइए। द इक्वेशन क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनटू में, मतलब इन ब्रैकेट आई सी प्लस एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी शोज। तो ये एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ है, ये आपसे अलग से पूछ सकता है, राइट एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो ये आपका मैक्सवेल इक्वेशन का इक्वेशन है, तो ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ को शो करता है, डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। क्या बात क्लियर है, हो गई यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या 7 मत करना, कहीं आपको रटा होता है इसका आधा करना होता है। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 14 सेंटीमीटर, देयर इज देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल, देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। यानी क्या गिवन है आपको, फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी 14 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं, यहां से लिख रहा हूं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है 14 का डबल करोगे, 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना 14 2 जा कितना हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। दोनों ऑप्शन है प्लस माइनस भी। तो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है नेगेटिव। इसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, प्लस 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। तो सीधा फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आर बाई टू से आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ रहेगा। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी किससे था, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी किससे था आपका, चैप्टर नंबर 9 से। और जो ऑब्जेक्टिव 9 है वो भी किससे आपका, चैप्टर नंबर 9 से ही है। क्या बोला है, ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक्स ए ग्लास लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू 1.47 डिसअपियर इन ए ट्रफ ओपन कंटेनर ऑफ लिक्विड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो बच्चों सेम होता है 1.47, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका चैप्टर नंबर 10 से, वेव ऑप्टिक्स से। क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है किसको शो करता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा रिप्रेजेंट, तो बच्चों ये मेलस लॉ को शो करता है, मेलस नियम को, मेलस लॉ को ये डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका चैप्टर नंबर 11 से आपका जो क्या था, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से, मतलब विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से। तो ये कोई यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, बोल रहा है कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन इज। तो बच्चों क्या होती है, जो एनर्जी गिवन होती है फोटोन की वो क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ई इज इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा बोल देता हूँ, ई इज इक्वल टू क्या होता है फाई नॉट प्लस में क्या होता है के मैक्स होता है। फाई नॉट क्या होता है वर्क फंक्शन होता है, और क्या होती है ई क्या होगा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो ई क्या होता है, ई होता है एच न्यू, और ये क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट, वे न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और न्यू नॉट क्या हो जाएगी थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी, और केमेक्स को क्या होता है काइनेटिक एनर्जी जो क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी भी क्या लेंगे यहाँ पे, ये वी स्क्वायर है, वी को भी हम क्या करेंगे मैक्सिमम करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए जिसमें भी आ रहा है एच न्यू, ये देखो एच न्यू, अच्छा ये न्यू नोट लिखा ही नहीं यहाँ पे, सीधा फाई नोट लिखा हो, तो यहाँ पे केमेक्स की वैल्यू पुट कर रखिए सीधी सी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फाई नोट को फाई नोट ही रखा है, न्यू नोट में चेंज नहीं किया है, फिर थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी दैलीय आवर्ती में परिवर्तित कन्वर्ट नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव का। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रखा है, सीजीएम का आपको कार्यफलन वर्क फंक्शन देके दहली आवर्ती पूछ रहा है। तो सीधा सा फॉर्मूला क्या देखो यहाँ पे, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजीएम इज 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दी थ्रियोहोल्ड नहीं थ्रियोसोल्ड बोलते हैं, थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर सीजीएम इज, थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, ये गलत लिखा हो, थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजीएम इज। तो सीधा सा फॉर्मूला है, क्या होता है अपन जान लो वर्क फंक्शन, अभी बात हुई थी फाई नोट क्या होता है एच न्यू नोट रहेगा, तो न्यू नोट यहां से क्या आएगा फाई नोट बाई क्या रहेगा फाई नोट बाई
एच रहेगा, तो वैल्यूज पुट करो। फाइव नोट कितना गिवन है आपको, 13.24 गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा सा ध्यान देना। अब नीचे आप जो एच है प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करोगे आप प्लांक नियतांक की, तो वो होती है 6.63। अपन डेटा के हिसाब से 6.6 मतलब 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, वो आप ऐसा में पुट करोगे तो ये जो आपको वर्क फंक्शन गिवन है इसको भी आप ऐसा यूनिट्स में चेंज कर लो। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर कैसे करते हैं, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, यानी 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे। नीचे जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बच्चों आप रखिएगा 6.62 रखो, 6.63 6.62। फायदा क्या होगा जब इसको कैलकुलेट करोगे 13.24, ये 2 टाइम जाएगा, 13.24 डिवाइड बाय अगर आप करोगे 6.62 तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स जा रहा है, दिख रहा है साफ साफ, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। और साथ में यहाँ पे पावर क्या है, 10⁻34 है। अब सोल्व कर लो, 2 इंटू 1.6, 2 इंटू 1.6 क्या हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। अब 3.2 एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे दो है, दो है। अब देखो ऊपर क्या है -19, नीचे क्या है माइनस का 34, तो जब -34 ऊपर जाएगा प्लस का 34 हो जाएगा, तो -19 प्लस जो पावर ऊपर आके 34 होगी तो क्या हो जाएगी, +15 इसका आंसर रह जाएगा। तो 3.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन द सही रहेगा। तो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन ध्यान क्या रखना था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि नीचे जो आपको डेटा गिवन है वो सारे ऐसा ही, भाई फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। बात क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया चैप्टर नंबर 11 से, दो ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ लिए चैप्टर नंबर 11 से। चलिए आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन जो आपका रेडियस का फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन परमाणु की एनयू कक्षा की त्रिज्या Rn के क्या होती है, समानुपाती है, मतलब n की पावर घात 2 के 1 के, जो भी अभी देखते हैं। तो सीधा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अपन क्या जानते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एक तो बड़ा फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है ये, आपको याद होगा, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में क्या आता है, पाई m जेड ई स्क्वायर आता है, जेड ई स्क्वायर। अगर हम सारी वैल्यूज देखो, जहां पे सारे कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट, एच कांस्टेंट प्लांक नियतांक, पाई कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड तो एटॉमिक नंबर रहेगा, और ईच कांस्टेंट, सारी वैल्यूज को पुट करके अपन सोल्व करते हैं। तो वैसे देखिए आपका आंसर तो एन स्क्वायर, आपका जो ऑप्शन है वो तो मिल गया आपको। आर एन किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इसको सोल्व करने में क्या आता है वो भी आप याद कर लो, आर एन होता है 0.529, क्या होता है, ये पूरी वैल्यूज को आप सोल्व करते आता है 0.529, आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ 0.53 या 0.529 एन स्क्वायर, और जेड एंगस्ट्रॉम में ये रहता है। तो यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके समानुपाती रहेगा, n की पावर 2 के, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या बात क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा के समतुल्य ऊर्जा, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज, तो बच्चों ये होती है, याद होना चाहिए 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई किलो भी दे रहा है, किलो नहीं, 931.5, यानी इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट रहेगा, और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका चैप्टर नंबर, ये आपका जो, ये तो चैप्टर नंबर 13 से था, और जो 16 क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 से दे रखा है। क्या बोला है, द हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था में ऊर्जा दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस अवस्था में इसकी बतानी है आपको, स्थितिज ऊर्जा बतानी है, यानी इंग्लिश में बोल लेते हैं, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी देर क्या दे रखी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट या इन दिस स्टेट इज, तो ये क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी गिवन है, कितनी गिवन है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यू जो होता है ना पोटेंशियल, वो क्या होता है, टोटल एनर्जी का डबल होता है। एक रिलेशन बता दूं आपको, क्या है आप ऐसे याद कर लो, U इज इक्वल टू होता है -2k इज इक्वल टू 2E होता है, के काइनेटिक एनर्जी, U पोटेंशियल और E टोटल एनर्जी, ये आप याद रखिए, इससे आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको काइनेटिक चाहिए तो टोटल एनर्जी उसका पॉजिटिव कर दो, काइनेटिक चाहिए टोटल कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे इसका डबल करोगे तो इसका आंसर रहेगा डी। आप क्या करोगे,
2 इंटू -13.6 करना, आपको आंसर मिलेगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का रिपीटेशन भी है और बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव 16। अच्छा, एक और बच रहा है क्या? अभी एक और, अभी तो 15 हो गया ना। आगे चैप्टर नंबर 14 से ऑब्जेक्टिव आपका क्या बोल रखा है? निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो बच्चों ये आपका रहेगा एंथ्रासीन रहेगा। क्या रहेगा? एंथ्रासीन। देखो ये तो होते इनऑर्गेनिक होते हैं दोनों, ये है नहीं, तो ये आपका रहेगा एंथ्रासीन। एंथ्रासीन तो यहाँ पे एग्जांपल जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर जैसे कार्बन जो आपके ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक हो गए, वो आप याद कर लीजिए, बुक में एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो ये क्या रहेगा इसका? एंथ्रासीन सही इसका ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये, अब आप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब कहाँ आ गए अपन? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ गए। तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लो, क्या बोल रखा है? समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण के अधिकतम मान के लिए पी वेक्टर व ई वेक्टर के बीच का कोण डैश डैश होना चाहिए। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है उस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जो टॉर्क कितना होता है। तो फोर्स तो नेट जीरो होता है और टॉर्क क्या होता है? टो इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। अगर टॉर्क को आपको मैक्सिमम करना है तो थीटा को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम, मतलब साइन को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कहाँ होती है वो? 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे थीटा कितना रहेगा? तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा? यानी इसमें क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, कितना होगा इसका? 90 डिग्री रहेगा। क्या बात क्लियर है? 90 डिग्री रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी चालक का प्रति उसकी लंबाई पर क्या होगा? घटता है। तो लंबाई घटाओ तो घटेगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग इट्स लेंथ। बाय डिक्रीजिंग इट्स लेंथ, यानी अगर आप लेंथ को डिक्रीज करोगे, क्यों ऐसा क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है कि नहीं होता? अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप इंक्रीज करो रेजिस्टेंस डिक्रीज, और लेंथ को अगर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज। इसका आंसर क्या रहेगा? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग इट्स लेंथ। लंबाई घटाने पर घटता है, तो घटाने पर, लंबाई घटाने पर क्या होगा? घटेगा। बात क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका चैप्टर फर्स्ट से था, सेकंड थर्ड से आपका खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स, और थर्ड चैप्टर नंबर 4 से क्या बोल रखा है? देखिए, एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में, एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में थोड़ी, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ ना। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, सीरीज होगा, वेरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। सही है, सही लिखा। सही है क्वेश्चन, सही, कोई गलती नहीं है। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर, तो गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसको अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? इसके सीरीज में अपन एक हाई रेजिस्टेंस आर एच क्या करते हैं? उच्च मान का प्रयोग, यानी टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ए हाई रेजिस्टेंस, यहाँ क्या लिखोगे? ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी यहां आपको क्या लिखाना है? हाई रेजिस्टेंस। तो यहां लिखोगे हिंदी में, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, हाई, उच्च। बात क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका चैप्टर नंबर 5 से मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्या बोला है? अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर मटेरियल इज, तो ये होती है बच्चों -1। क्या होता है इसका आंसर? -1 होता है। ठीक है, तो -1 इसका आंसर रहेगा। क्लियर? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव का। क्या बोल रखा है? प्रत्यावर्त धारा का वर्ग माध्य मूलमान उसके शिखर मान का डैश डैश गुणा होता है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज डैश डैश टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो IRMS क्या होता है आपको याद है? रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होता है? IM/√2, या इसको आप हो सकता है स्कूल में आप I नोट लिखा आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा इसका आंसर? 1/√2 टाइम्स 1/√2। यहां क्या लिखोगे? 1/√2।
1/√2, 1/√2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्या पूछ रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। कि आपका जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, इसको थीटा सी बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो ये इंग्लिश में पढ़ा नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल। किसका आंसर लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्रिटिकल एंगल। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था किससे था, चैप्टर नंबर 9 से था। ये ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव निकल रहा है मुंह से। अगला क्वेश्चन, ध्रुवणीय घटना जो बताती है कि प्रकाश तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की, ट्रांसवर्सिस नेचर। तो यहाँ पे पोलराइजेशन इज द फिनोमेना विच शोज दैट लाइट वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। ये चीज कौन शो कर रहा है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या है, ट्रांसवर्स। क्या रखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, ट्रांसवर्स, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स। बात क्लियर है। ठीक, इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ हिंदी में। अगला क्वेश्चन, दहली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान डैश डैश होता है, अंतक विभव इसको बोलते हैं, तो 0 होता है। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0। क्या रहेगा, 0। क्या रहेगा, 0। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नाभिक खोज। तो ये इसका आंसर रदरफोर्ड है। क्या होगा, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड। आप थोड़ी मीनिंग गलत हो सकती है, मीनिंग तो क्या, तो नेम है रदरफोर्ड। क्या होगा, रदर, RUTHERFORD, रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कहां से था, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 आपका चैप्टर नंबर 11 से, और ये आपका चैप्टर नंबर 12 से हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, परम शून्य ताप पर नैर्ज अर्धचालकों की चालकता का मान होता है। तो परम शून्य ताप पर नैर्ज अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इंग्लिश में आ जाइए, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज। तो ये होगी बच्चों 0। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एज इंसुलेटर। At absolute zero temperature semiconductor behaves like as insulator। वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। बात क्लियर है। अब आगे जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा स्क्रीन में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो मैं न्यूमेरिकल तो आपको सारे सॉल्व करवाता हूँ, जो भी न्यूमेरिकल इसके। बाकी जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है उनको आप अपने नोट्स की कॉपी में आपको देखना होगा। तो आगे अपन जो न्यूमेरिकल्स है वो कर लेते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है उनमें आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको करना है, कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, कौन सा डेरिवेशन करना है, कौन सा फॉर्मूला आपको ड्राइव करना होगा, वो बातें बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब अपन ने सेक्शन ए के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन सेकंड क्या कर लिया अपने, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया। हो गए अपने कितने, 16 ऑब्जेक्टिव और 10 फिल इन द ब्लैंक्स एंड 26 क्वेश्चंस का अपने आंसर दे दिया है। आगे सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेक्शन ए के अंदर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। तो यहाँ पे किसी एकल धन आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे बनाना, आपको एक प्लस क्यू चार्ज लेना, ठीक है। और यहाँ से पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, और फिर आपको ऐसे 2-3 आपको ऐसे कंपास से सर्कल ड्रॉ कर देने हैं, ऐसे 2-3 कंपास से आपको सर्कल ड्रॉ कर देने हैं। तो ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी रो एंड टेम्परेचर टी फॉर ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, आपको मतलब रो और टी के बीच अर्धचालक के लिए मतलब प्रतिरोधकता और तापमान के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप पता आपको कि सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज, और कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, चालकता बढ़ती है। तो यहाँ जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ ऐसा रहेगा, ऐसा ग्राफ आता है। क्या बात क्लियर, ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर रह गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे चुंबक त्वरण के लिए गाउस का नियम लिखिए। तो किसी बंद पर से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, 0, यानी क्लोज इंटीग्रल बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होगा इसका आंसर, इंग्लिश में द मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी 0, दैट इज क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
ये आपका चैप्टर नंबर किससे था, 5th से था, ये चैप्टर नंबर 3rd से था, सेकंड, और ये जो 4th है वो चैप्टर नंबर 6 से आपका EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। लेंज नियम द्वारा किस संरक्षण नियम का पालन किया जाता है, विच कंजर्वेशन लॉ फॉलो व्हाट बाय लेंज लॉ, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 4th का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, राइट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इन पार्ट डिफरेंस फॉर्म। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस विल बी क्या होता है एन लेमडा, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस विल बी 2n-1 लेमडा बाई 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करना है, इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है किसकी, प्रकाश प्रभाव की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपको, राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए दो आवश्यक दो शर्तें लिखिए। तो फर्स्ट तो आप क्या लिखोगे कि टेम्परेचर शुड बी हाई, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनका जो मास नंबर है, तो आप इसमें आप नोट्स में देख लेना एक बार सेकंड और। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको डायग्राम दे रखा है, तो आप इस डायग्राम में क्या करना है, गाइगर मास्टन जो प्रयोग है, यानी आपका जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर, ये आपको डायग्राम दे रखा है कि इन गाइगर मास्टन experiment the trajectory of alpha particle in Coulomb's field of a heavy nucleus is shown in the figure। तो क्या बताना आपको कि यहाँ पे, ठीक है, व्हाट डू बी एंड थीटा रिप्रेजेंट। तो बी तो होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, एंड थीटा क्या होता है, थीटा होता है डिस्पर्जन एंगल, डिस्पर्जिव एंगल, ठीक है, परिकीर्णन कोण। तो इसको ये डिनोट करता है। ये आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके कितने टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 16 आपके ऑब्जेक्ट हो गए, 16 ऑब्जेक्टिव, और प्लस कितने हो गए 8 10 फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए, और 8 आपके, तो 34 क्वेश्चंस आपके हो गए सेक्शन ए के अंदर। अब कहाँ आते हैं अपन, सेक्शन बी के अंदर आ जाइए। सेक्शन बी के अंदर ये पॉसिबल्स इतने नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनके मैं आपको आंसर देता हूँ। एक क्या करना आपको इसमें, आपको जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो डेरिवेशन है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आर, डेरिवेशन आपको इसमें करना होगा। क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लेना, ये करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी कहां शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 से। क्या बोल रखा है, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देखना है, तो मेरे जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, उसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। चैप्टर 3rd का जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको अगर पूरा इसको देखना है तो। ऐसे क्वेश्चंस का जो सीधा फॉर्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट जो आता है वो होता है 5/6R, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो आर कितना गिवन है 2 ओम, तो इसका जो आंसर रहेगा 5/6, आर यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर आएगा 5/3 ओम रहेगा, 5/3 ओम, 5/3 ओम। इसको पूरा सोल्व कैसे करना है, किरचॉफ लॉ से करते हैं। तो पूरे के लिए आपको लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर 3rd का जो लेक्चर, उसमें आपको क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां इसको आप पूरा देख लेना एक बार। बाकी आंसर इसका रहेगा 5/3 ओम, सीधा फॉर्मूला 5/6R होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन ए डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां भी चलो बताता हूं आपको कि मान लीजिए आपके पास ये कौन सा मटेरियल है, डायमैग्नेटिक, तो इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे रिपल होती है, ऐसे जाएगी, ठीक है, और इससे लाइंस कुछ ऐसे रिपल रहेगी, यानी इससे दूर होगी, इससे क्या होती है, रिपल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर आपका डायमैग्नेटिक है, सो ये तो डाया का, ये तो किसके लिए हो गया, डाया के लिए हो गया। पैरा के लिए क्या होता है, जो लाइंस है वो इसके अंदर से जाएगी, ऐसे इसके अंदर से, इसके अंदर से, ये वाला डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये आपका जो, ये तो कौन सा किससे था, ये चैप्टर 5 से। क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर नंबर 6 से।
तो यहाँ क्या करना आपको, डेरिवेशन कौन सा, E इज इक्वल टू जो BVL वाला या BLV या जो भी आपने पढ़ रखा है BVL वाला आपको डेरिवेशन यहाँ पे करना है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अभी आपको सोल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 6 का ही है। If 2 ampere current flow in primary coil reduced to 0 in 5 millisecond, then 20 millivolt induced EMF produced in secondary coil. Determine mutual inductance of these coils. दो coil, एक का करंट चेंज होगा तो उसके पास रखी कॉइल में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक क्या उसके पास रखी कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कौन सा, E इज इक्वल टू एम डी आई वन, क्या दोबारा लिखता हूं, E इज इक्वल टू एम डी आई वन बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ। एम क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और डी आई क्या बता रहा है, मतलब चेंज इन करंट, स्मॉल चेंज इन करंट, और डी टी टाइम इंटरवल कितने टाइम है। तो देखो यहाँ सब कुछ गिवन है। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, मतलब विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो रहा है, 20 मिली वोल्ट। तो यहां आप लिखेंगे 20 मिली को लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस का 3। एम तो फाइंड आउट करना, तो एम को एम रखा। डी आई वन करंट में चेंज कितना हो रहा है, आई टू माइनस आई वन। तो कितना देखो, 2 एम्पियर करंट फ्लोज इन प्राइमरी को रिड्यूस टू 0, यानी 2 एम्पियर क्या हो गया बाद में 0। तो यहां आप लिखोगे, यहां अगर माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, चलो माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे 0 माइनस 2 फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज हो गया। कितने टाइम हुआ ये, तो इन 5 मिली सेकेंड। तो यहाँ क्या आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस रहेगा। ठीक है कि नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये माइनस और ये अंदर 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो आगे जो सोल्व करने में बचेगा अपने पास 20, एक मिनट कितना बचेगा, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, और इधर क्या रहेगा 2m आ जाएगा, बटे में क्या रहेगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। 5 मिली सेकेंड है ना, उसको मैंने मिली के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 लिखा। अब जो इससे के टाइम ये जो 20 10 टाइम कट जाएगा। अब यहां से 5 इधर आएगा तो आएगा 5 इंटू 10 एक तो, और साथ में 10 टू द पावर माइनस का 3, और एक माइनस 3 तो माइनस का कितना हो जाएगा -3, और तो ये बराबर आपका क्या रहेगा m रहेगा। तो सोल्व करने में जो आपको m मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 हेनरी मिलेगा। तो आंसर क्या रहेगा, m इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -5 हेनरी, इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, m की वैल्यू क्या आएगी सोल्व करने पे, 5 इंटू 10 टू द पावर -5 हेनरी, इसका m म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका जो अन्योन्य प्रेरण का मान आपको मिलेगा, अन्योन्य प्रेरकता का मान मिलेगा। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका फिर से छोटा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 से, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों नाम लिखिए। जो फर्स्ट, राइट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द फॉलोइंग व्हिच प्रोड्यूस बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा माइक्रोवेव, इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, तो यूवी रेज, और ये यूज टू कंट्रोल डिवाइसेस बाय रिमोट, तो इंफ्रारेड वेव्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है न्यूमेरिकल, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, थोड़ा सा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, what is the focal length of a combination of convex lens of focal length 20 cm in contact with a concave lens of focal length 30 cm? is the system is a converging और डाइवर्जिंग लेंस। ये भी बता रहे हैं जो सिस्टम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह की डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग क्या होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग कौन सा होता है आपका कॉनकेव लेंस होता है। तो ऐसा बता रहे हैं हिंदी वालों के लिए। एक आपके पास दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है और एक क्या है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बतानी है। और ये तंत्र किसकी तरह व्यवहार करेगा, अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा कि अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ सीधा आपको देखो ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 में भी आया था। तो सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे दो लेंस है, एक पहला कौन सा ज्यूम कर लीजिए,
कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव f1, यहाँ प्लस का 20 सेंटीमीटर लिखिएगा। और जो f2 है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ किसको? कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव रखोगे तो ये इसको आप माइनस का 30 रखिए, साइन से के साथ माइनस का 30 सेंटीमीटर रखोगे, तो साइन के साथ बात करनी है। अब जो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f1 प्लस में क्या होगा? 1/f2। सारी वैल्यू आप पुट करोगे 1/f, तो 1/20 प्लस माइनस वो माइनस हो जाएगा, -1/30। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? आगे मैं इसको यहां लिखता हूं, देखिए जगह के हिसाब से। 1/f एलसीएम लोगे तो 30, इसको ऐसा करो 30 -20 और नीचे 30 इंटू में 20 कर लो, ठीक है। तो 1/f क्या मिलेगा आपको? ये मेरा 30 -20, 30 तो 10/30 इंटू में 20 रहेगा, तो एक जीरो कैंसिल आउट, तो ये कितना आएगा? 1/00 कैंसिल आउट, 30/20 तो 30 टू 60। तो ऐप कितना आ गया? इतना क्लियर है ना? यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में गड़बड़ हुआ। क्या हुआ? ऊपर क्या देखिए 10, नीचे क्या आएगा 30, इंटू में क्या है 20 है, यहाँ लिख पाना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो 0 कैंसिल आउट, तो 30 टू 60। तो आंसर क्या रहेगा? 1/f आ रहा है 1/60। इसको रब कर रहा हूं मैं, आपको देखना, नोट कर लीजिए पॉज करके। तो अब यहां से 1/f आपको मिल रहा है 1/60, तो f क्या मिलेगा? 60 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। अब जो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो दिस सिस्टम इज बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस, ये आपका अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, आपका चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, यानी चैप्टर 9 से न्यूमेरिकल आएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रकाश के अपवर्तन स्नेल का नियम को ड्राइव करना है। ड्राइव स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम हाइगेंस वेव थ्योरी, यानी यहाँ पे थ्योरेटिकल मतलब आपका डेरिवेशन हो गया, जो आपको क्या प्रूव करना है कि n2 sin i इज इक्वल टू n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, वो डेरिवेशन आपको करना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये आपका चैप्टर नंबर 10 से है, वेव ऑप्टिक्स से। और अगला क्वेश्चन 12वां भी चैप्टर नंबर आपका 10 से वेव ऑप्टिक्स से ही है। आपको डिफ्रैक्शन डिफाइन करना है और राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। तो क्या होना चाहिए? जो आपका जो एपरेचर उसका साइज क्या होना चाहिए? लाइन जो वेव लाइट की वेवलेंथ है उसी के कंपेरेबल होना चाहिए। आगे आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो आपका एक न्यूमेरिकल है। कहां से? चैप्टर नंबर 11 से। क्या देखिए, फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द मैटर। हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, बाकी समझा मेरा है न्यूमेरिकल्स में जो हिंदी वाले हैं ना, वो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बाकी अंदर आपको नीचे समझ में आ ही जाएगा। फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg विच मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको एक बुलेट का मास गिवन है और उसकी वेलोसिटी गिवन है, और क्या पूछा है? डी ब्रॉय वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है, तो सीधा फॉर्मूला आप लगाओगे। एम कितना गिवन है आपको? मास ऑफ बुलेट 0.040 kg, स्पीड गिवन है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, को चेंज कर लो मीटर में, तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला होता है डी ब्रॉय वेवलेंथ h/mv। एच प्लांक कांस्टेंट जो यहाँ दिया हुआ नहीं तो आपको याद होना चाहिए, 6.6 क्या रखे? 6.62 ही रख लेते हैं, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 रखा। नीचे क्या है? इसका मास कितना है? 0.040, और वेलोसिटी क्या रहेगी? 10⁻³ कर दिया मैंने। इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों, तो सोल्व करने में मैं थोड़ा सोल्व क्या बताता हूँ। 6.62 मैंने जूम किया, नीचे डिवाइड कर रहा हूँ 0.040 से, तो ये तो आपका आएगा 0.26, आगे 48 भी आ रहा है, तो इतना क्लियर। अब देखो आगे जो पावर होगी ना, -34, नीचे 3 है पावर, ऊपर जाकर क्या होगा? माइनस का 10⁻⁻37 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 0.26, पूरा सोल्व करने के बाद
जो लेमडा रहेगा वो रहेगा 0.2648 इंटू 10⁻⁻37 रहेगा। ठीक है, और इसको अपन और लिख दो लेमडा, इसको लिख सकते 2.648 इंटू 10⁻, इसको अगर 10 से डिवाइड किया और 10 से 10⁻⁻36 लिख सकते हैं। इसको क्या बात करें, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, तो हाँ 2 पॉइंट सॉरी क्या लिखेंगे इसको एक मिनट, पॉइंट यहां ले लिया, 10 से किया मल्टीप्लाई और 10 से, तो इसको लिखेंगे -38 एंड 2.6 इंटू 10⁻, या तो ये लिख दो, या साइंटिफिक नोटिफिकेशन में क्या लिखेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 2.64 इंटू 10⁻⁻38, और यहाँ यूनिट क्या रहेगी, तो मीटर, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इसका आंसर ये रहेगा 2.648 इंटू 10⁻⁻38 मीटर, या 0.2648 इंटू 10⁻⁻37 मीटर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका सिंपल डी ब्रोग जो फॉर्मूला उसके ऊपर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपका 14 किससे है, ये आपका 12 चैप्टर से, ये आपको कर लेना आप, और ये भी आपका चैप्टर 13 से डिफाइन करना मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, थोड़ी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आगे आते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर क्या पे, और सेक्शन सी और डी में आपको और में सवाल दिया होगा, तो सेक्शन सी में दोनों, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटर लाइन पे E इज इक्वल टू वो KP बाई R क्यूब वाला डेरिवेशन है, और नीचे बताता हूँ ना, पढ़ लेना कौन सा है, यहाँ पे वो करना कुछ इनफाइनाइट सेकंड में, और में कौन सा, जो इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या E इज इक्वल टू 2K लैम्डा बाई R, ये डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो ये आपको बड़ा क्वेश्चन या स्क्रीन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि एक बात है, जितने भी जो बड़े क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इनका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी पीवाई की जो सीरीज है उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक सभी चैप्टर के पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर रखे, आप वीडियो देख लो, और पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो। ये सारे जितने बड़े क्वेश्चन है इन सब का आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा 100%, यानी पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं बोर्ड में, ध्यान रखना आप। 50% नहीं, मेरे को कोई बच्चा बोल रहा था 50% नहीं, मैक्सिमम 90% पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, 50% तो एग्जैक्ट हो रहे हैं, बाकी इनके सिमिलर क्यूज जो न्यूमेरिकल है इन्हीं के आसपास घूमते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, तो कॉन्सेप्ट खास चेंज नहीं होता है। आप पीवाईक्यूज करके जाते हो तो आप बोर्ड में इजीली 90+, 95+ नंबर भी आप ला सकते हो पीवाईक्यूज से। ठीक है, डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर, बाकी मैक्सिमम टाइम पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपका चैप्टर नंबर 4 से, आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो ये F/L इज इक्वल टू जो यूनिट लेंथ में जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d वाला डेरिवेशन करना है। यहाँ मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको चाहिए तो मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। और चैप्टर नंबर 4 के चाहे आप पीवाईक्यूज देख लेना, अगर आपको देखो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर आपको देखना है ये दोनों देखने, चैप्टर फर्स्ट का पीवाईक्यूज वीडियो देख लेना, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं 17 के दोनों और के, तो चैप्टर 4 के पीवाईक्यूज के वीडियो देख लेना, आपको दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे, दोनों पीवाईक्यूज के अंदर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका चैप्टर नंबर 14 से रेक्टिफिकेशन, इसके अपलोड करेंगे 30 क्वेश्चन एग्जाम में, ये दोनों करके जाना, इनमें से एक आपको एग्जाम में पक्का मिल जाएगा, ये दोनों आप करके जाना। इस चैप्टर, ये चैप्टर 14 से, तो चैप्टर 14 में आप हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफाइड और रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स करो और उनका जो सर्किट डायग्राम जो वेव फॉर्म है वो आप करके जाना, और सारा डेफिनेशन रेक्टिफिकेशन और बाइसिंग क्या होता है ऐसा करके जाना, ये हो ही जाएगा। अब आते हैं अपन सेक्शन डी के अंदर, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 और 20 रहेगा, दोनों में आपको और में सवाल दिया जाएगा। यहाँ पे जो 19 और चैप्टर नंबर 7 से, फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो आरएमएस और जो पीक वैल्यू उसमें आपको डेरिवेशन जो कौन सा है धारा के लिए, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2 वाला डेरिवेशन आपको करना है। सेकंड न्यूमेरिकल अभी आपको सॉल्व करवा देते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोल रखा है, एक तो ये हो गया डेरिवेशन, सेकंड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, हिंदी वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्टेड 220 वोल्ट इंटू 1100 वोल्ट, यानी क्या कर रहा है, स्टेप अप है यानी वोल्टेज बढ़ा रहा है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन इस सेकेंडरी कॉइल इज 800 देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, यानी आपको प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। तो यहाँ पे
क्या क्या गिवन है आपको? तो वोल्टेज इन मतलब इन प्राइमरी वोल्टेज वीपी कितना 220 गिवन है, वीएस कितना गिवन है, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल 1100 वोल्ट, और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल एनएस कितना गिवन है 800। तो आप गिवन क्या वो देखिए, आपको गिवन है वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल यानी वीपी कितना गिवन है 220 वोल्ट। फिर वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल वीएस कितना गिवन है 1100, एक मिनट, कितना गिवन है 1100 वोल्ट गिवन है। और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एनएस कितना गिवन है 800 गिवन है। तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा? एक फॉर्मूला होता है एनपी बाई एनएस इज इक्वल टू वीपी बाई वीएस, ये भी एस है। तो यहां से एनपी क्या आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं, एनपी यहां से आएगा वीपी बाई वीएस इंटू में एन एस, सब कुछ गिवन है। वीपी कितना गिवन है 220 वोल्ट, वीएस कितना गिवन है 1100, 1100, ठीक है 1100, और एनएस कितना गिवन है 800, 20 कैंसिल आउट, और यहां पे फिर ये 2 टाइम कटेगा, तो 20 इंटू में कितना आएगा 8, 20 इंटू 8 अगर आप करोगे तो एनपी आपको कितना मिलेगा 160। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितना रहेगा 160, कितना रहेगा 160 रहेगा। क्या बात क्लियर है, हाँ या ना? तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितना मिलेगा एनपी 160, इसका आंसर रहेगा। बात क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं, इसी का और में जो न्यूमेरिकल वो तो करवाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल की मैं जिम्मेदारी ली थी पूरी कि न्यूमेरिकल अभी सावरी करवा दूंगा, बाकी अब जो डेरिवेशन को नोट्स में मिल ही जाएंगे ना आपको। अगला इसमें और में आपको क्या करना है, एवरेज पावर का जो डेरिवेशन होता है, हिंदी में इंग्लिश में क्या फर्क पड़ता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर इन एसी सर्किट। जो क्या होता है एवरेज पावर जो होती है पी एवरेज, या इसको से दिखाते हैं, वो क्या होती है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई वाला डेरिवेशन करना है। क्या करना है, कोस फाई वाला आपको डेरिवेशन करना है, वो आप नोट्स में देखोगे। न्यूमेरिकल में करवा देता हूं। न्यूमेरिकल क्या है, ए चार्ज 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ दिस सर्किट। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन का मतलब है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, अनुनादी आवृत्ति आपको निकालनी है। तो सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन क्या होती है 1 अपॉन रूट एल सी होती है, 1 अपॉन रूट एल सी होती है। क्या होती है 1 अपॉन रूट एल सी। तो आगे देखिए, एल की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है एल 27 मिली हेनरी और सी कितना 30 माइक्रोफेरेड। तो आप ये वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल। एल कितना है 27 मिली हेनरी, यानी 10 टू द पावर इसका 3 करोगे मिली हेनरी को। आगे सी कितना है 30 माइक्रो, यानी 10 की घात माइनस का 6 लिखोगे। जिसको आप सोल्व करोगे तो 27 में 3 कितना बन जाएगा 81, यानी 810, यानी ये आएगा रूट के अंदर, आपने पीछे देख लेना। ओमेगा आर आपको मिलेगा 1 अपॉन रूट के अंदर 810, क्या मिलेगा 810 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना -3 कितना हो जाएगा -3, और अच्छा माइनस का 6 तो माइनस का 9 मिलेगा ना 10 टू द माइनस का भाई माइक्रो। तो ये हो जाएगा एक तरह से रूट के अंदर 1 अपॉन रूट 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो बाहर क्या आएगा, बाहर 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 बन जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। तो ये देख लीजिए, मैं इसको आगे रब कर रहा हूं। तो फाइनल आपको मिलेगा ओमेगा आर 1/9, जो 10 टू द पावर माइनस का 4 नीचे, इसको ऊपर में 10 टू द पावर 4 बनेगा। इसको आप जो सोल्व करोगे तो करना 100/9 इंटू आप करना 10 की घात 2। तो सोल्व करने पे आएगा 100/9, जो आप करोगे तो 100 डिवाइडेड बाई 9 जब करोगे तो यार 11.11 इंटू 10 टू द पावर 2। इसको आप लिख सकते हो 1.11 इंटू 10 टू द पावर 3, और यूनिट यहाँ लिखोगे रेडियन पर सेकेंड, रेडियन। तो ये आ गया आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1.1
1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर रहेगा। मैंने बाकी बातें यहाँ बोली है और लिखने में अगर आप आगे पीछे हो रहा हो तो क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकंड न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, और जो न्यूमेरिकल था वो मैंने सॉल्व करवा दिया। तो यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ने आपको ओमेगा आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, मैंने बैक कर दो, आप पीछे जाके देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपका चैप्टर नंबर 9 से। तो एक तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो ड्राइव करना है, और साथ में ही एक क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल यहाँ दे रखा है, एक लेंस मेकर सूत्र आपको ड्राइव करना है, ये आपको ड्राइव करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल अभी सोल्व मैं आपको करवा देता हूँ। क्या बोल रखा है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द बोथ सरफेसेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस आर 10 centimeter and 15 centimeter. If the focal length of the lens is 12 centimeter, then calculate the refractive index of its material. ऐसा बोलना चाह रहा है आपके पास क्या है कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ये क्या बना लिया मैंने कि ये आप कॉन्वेक्स लेंस मान लीजिए, इसकी ये फर्स्ट सरफेस और इधर वाली सेकेंड सरफेस आप मान लीजिए, ये सेकेंड मान लीजिए, ये इधर वाला सेकेंड। तो ये हो जाएगा R1 हो जाएगा फर्स्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इधर हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, तो अपन लाइट कहां से आती है मानेंगे, लेफ्ट से। तो R1 रहेगा पॉजिटिव और R2 क्या रहेगा नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये मैं बता दिया आपको, अब फॉर्मूला लगाएंगे कुछ नहीं। तो R1 कितना है, R1 को आप यहाँ कितना जूम करोगे, R1 आप लिखोगे 10 सेंटीमीटर, तो R1 यहाँ गिवन है 10 सेंटीमीटर, R2 कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, और आपको फोकल लेंथ कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, और यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो 1/f, अब यहाँ पे आप बाहर क्या जूम कर लो, एरो जूम कर लो, तो 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आप लिखोगे। तो 1/f, f 12 करोगे, n-1 करोगे, क्या करोगे n-1, 1/r1, R1 10 लिखोगे, माइनस करोगे, R2 का मान -15 रखोगे, वो प्लस का 15 हो जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद इतना देख लीजिए, मैं आगे इसको रब कर रहा हूँ, इतना आप चाहो तो पॉज करके नोट कर लो। तो आपको क्या मिला, 1/f बराबर ये मिल गया। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो 1/12, यहाँ आप इसको एलसीएम लेकर सोल्व करना बच्चों, इसमें आप सोल्व करना आप इसको। तो सोल्व करने पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आएगा 3/2, इसको पूरा सोल्व करने के बाद, यानी n इक्वल आएगा 1.5, इसका आंसर आएगा आफ्टर सोल्व, मतलब पूरा सोल्व करने के बाद। क्या ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, मैंने सोल्व कर रखा था पहले, तो n आएगा 1.5, इसका आंसर आएगा। क्या बात क्लियर है, क्लियर। तो सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर और के अंदर आपको यहाँ पे क्या बोला है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म बाय इट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी आपको ये m इज इक्वल टू 1 + d/f वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना है, और ड्रॉ जैसे डायग्राम, जो डायग्राम भी ड्रॉ करके आना था। साथ में इसकी जो न्यूमेरिकल है वो भी देख लेते हैं, हिंदी में क्वेश्चन आप पढ़ लेना। What will be the focal length of a simple microscope used to obtain magnifying power of 6 when the final image is formed a distance of 25 centimeter? यही होती है आपकी least distance of distinct vision। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको देखो m गिवन है, मैग्निफिकेशन कितना गिवन है 6 गिवन है, और कैपिटल D क्या गिवन 25, और f निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला आता है अभी हमने लिखा था, m इज इक्वल टू 1 + d/f लगाना आप यहाँ पे। तो m कितना गिवन है 6, 1 + d कितना है 25, f निकालना है। तो यहां से क्या आएगा 25/f बराबर 6 - 1 5 होगा, तो f यहां से आएगा 25/5 होगा। तो f का आंसर कितना हो जाएगा 25/5, 5 सेंटीमीटर। तो फाइनली इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर रहेगा 5 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है। तो ये था आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे छोटे क्वेश्चन करवा दिए और न्यूमेरिकल करवा दिए, बड़े क्वेश्चंस के अंदर मैंने छोड़ दिए, माफ करना उसके लिए कि स्क्रीन पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ पे वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर भी कोई आपको डाउट होती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो,
व्हाट्सएप, फ़ोन जैसे भी आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।